हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार एसएससी के हम लोग साइंस के सीरीज में हम लोग जीव विज्ञान बायोलॉजी पे हम लोग डिस्कस किए, थ्योरी विद एमसीक्यू। अब हम लोग फ्रेंड्स फिजिक्स भौतिकी विज्ञान पे डिस्कस करेंगे। पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर उसी से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और यह साइंस की तैयारी आप विशेष रूप से कोई भी एग्जाम के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है मात्रक एवं इकाई। ठीक है, और मात्रक एवं इकाई से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है, तो वो भौतिकी विज्ञान कहलाता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान का पिता जो है आइंस्टीन को माना जाता है। ठीक है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर का समीकरण दिया तो वो आइंस्टीन ने दिया, और ये जो है किसने दिया, तो आइंस्टीन ने दिया। ठीक है, अगला है भौतिकी शब्द की उत्पत्ति हुई। तो भौतिकी शब्द की उत्पत्ति जो है वो फ्यूसिस है ना, फ्यूसिस से हुई है। ठीक है, ग्रीक शब्द है फ्यूसिस, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। वर्तमान में मापन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान पद्धति क्या है, तो एस आई है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। एस आई पद्धति स्वीकार किया गया। तो एस आई पद्धति जो है वो 1967 में स्वीकार किया गया था। एस आई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या जो वो 7 है। ठीक है, एस आई पद्धति में संपूरक मात्रकों की संख्या जो वो 2 है। ठीक है, प्रकाश वर्ष है, तो सॉरी प्रकाश वर्ष मापक है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मापक होता है। ठीक है, फिर एक प्रकाश वर्ष कितना किलोमीटर होता है, फिर आप लोग कमेंट्स करेंगे। हम लोग पीछे इस क्वेश्चन में डिस्कस किया, देखिए आ ही गया। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.46 इंटू 10 टू पावर 12 किलोमीटर में हो गया ये। ठीक है, 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 ये मीटर में हो गया। ठीक है, आप दोनों ध्यान रखेंगे। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक, जो है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष तो यहाँ हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है समुद्री दूरी मापने की इकाई है, तो फिर वो नॉटिकल है ना। नॉटिकल जो है वो समुद्री दूरी मापने की इकाई है, नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। अगला है जल की प्रवाह दर को मापा जाता है, तो जल की प्रवाह दर को क्यूसेक से मापा जाता है। एक क्यूसेक बराबर होता है 28.314 लीटर। ठीक फ्रेंड्स, अगला है समतल कोण का मात्रक होता है। तो फ्रेंड्स, समतल कोण का मात्रक जो है वो रेडियन। रेडियन जो है समतल कोण का मात्रक होता है। ठीक है, घन कोण का मात्रक होता है तो स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जो है वो घन कोण का मात्रक होता है। रेखीय वेग का मात्रक होता है तो मीटर पर सेकेंड जो है वो रेखीय वेग का मात्रक होता है। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी को मापा जाता है तो सेक्सटेट से मापा जाता है ना, दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को। अगला देखते हैं जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर जो है वो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है तो डॉप्सन से, वेरी इंपॉर्टेंट, डॉप्सन से जो है वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। प्रेरकत्व का मात्रक होता है, प्रेरकत्व का मात्रक जो वो हेनरी, हेनरी जो है वो प्रेरकत्व का मात्रक होता है। अगला देखते हैं प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक होता है, तो लक्स, लक्स जो है वो प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक होता है। द्रव्यमान का मात्रक है तो किलोग्राम जो है वो द्रव्यमान का मात्रक होता है। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिली है ना, mm जो है वो एक माइक्रोन के बराबर होता है। ठीक है, 0.001 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला है एक नैनोमीटर बराबर होता है, तो एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, फर्मी मीटर है तो फर्मी मीटर जो वो लंबाई की न्यूनतम इकाई को फर्मी मीटर कहते हैं। ठीक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ज्योति त्रिज्या का मात्रक होता है तो फिर कैंडिला, कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, एक पिकोग्राम बराबर होता है तो 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है एक पिकोग्राम। ठीक है, एक फेमटो बराबर होता है तो 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक फेमटो। एक बेरल बराबर होता है तो एक बेरल में जो 159 लीटर होता है एक बेरल में। एक गैलन बराबर होता है तो 3.785 लीटर जो है एक गैलन में होता है, और एक बैरल जो है 159 लीटर होता है। दोनों याद रखें, क्योंकि कभी पूछेगा कि बैरल बड़ा है कि गैलन बड़ा है, तो कौन बड़ा है, तो बैरल बड़ा है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स। एक कैरेट हीरा बराबर होता है तो वो 200 मिलीग्राम के बराबर होता है एक कैरेट हीरा। ठीक है, एक फैदम बराबर होता है तो एक फैदम इक्वल टू होता है 6 फीट एक फैदम होता है। अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण मापन उपकरण से रिलेटेड। गैसों का दाब मापा जाता है तो मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। द्रव की श्यानता मापक है तो फिर वो इसको मीटर जो है वो द्रव की श्यानता का मापक है। ठीक है, द्रवों के प्रभाव की गति मापक है तो फिर वो वेंचुरी मीटर से फिर वो द्रवों की प्रभाव की गति मापक है। ठीक है, बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा मापी जाती है तो नेफोस्कोप से बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा मापी जाती है। ठीक है, वाहनों की चाल मापी जाती है तो टेकोमीटर से जो वाहनों की चाल मापी जाती है। ठीक है, वाहन द्वारा तय कई दूरी मात्रक यंत्र है ओडोमीटर। ओडोमीटर जो है वो वाहन द्वारा तय दूरी मापक यंत्र है। रक्तचाप मापा जाता है तो रिप गोनोमेनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। ठीक है, समुद्र में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए
प्रयोग किया जाता है तो वो सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का पूर्ण रूप है, मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, लेकिन वो सोनार का पूर्ण रूप है। ठीक है, सोनार प्रयोग किया जाता है तो वो नौ संचालकों के द्वारा सोनार प्रयोग किया जाता है। सागर की गहराई मापी जाती है तो वो फैदोमीटर, फैदोमीटर से सागर की गहराई मापी जाती है। ठीक है, समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है, अल्टीमीटर से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। सोलर रेडिएशन मापा जाता है तो वो पाइर हीलियोमीटर या पायरेनोमीटर से सोलर रेडिएशन मापा जाता है। ठीक है, अगला है फ्रेंड, देखिए पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो पेरिस्कोप को, है ना, पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। भूकंपीय तीव्रता मापी जाती है तो रिएक्टर पैमाने पर भूकंपीय तीव्रता तीव्रता जो है मापी जाती है। भूकंपीय तीव्रता मापक यंत्र है तो सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंपीय तीव्रता मापक यंत्र है। पौधे में वृद्धि मापने का यंत्र है तो क्रिस्कोग्राफ, क्रिस्कोग्राफ जो है वो पौधे की वृद्धि मापक यंत्र है। हवा के वेग तथा उसकी दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एमिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा की वेग तथा उसकी दिशा मापने के लिए। ठीक है, अगला है फ्रेंड, दूध उत्पादों में वसा की मात्रा किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो ब्यूटीरोमीटर, ब्यूटीरोमीटर से दूध उत्पादन में वसा की मात्रा मापी जाती है। ठीक है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है तो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है फ्रेंड। अगर कोई इंसान झूठ बोला है तो उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है तो वो झूठ का पता लग जाता है। अगला देखते हैं, घूमती हुई वस्तु की गति की माप की जाती है तो गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तु की गति की माप की जाती है। घूमती हुई चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापक मापा जाता है तो स्ट्रोबोस्कोप, स्ट्रोबोस्कोप से घूमती हुई चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन को मापा जाता है। अगला देखते हैं, किलोवाट घंटा इकाई है तो किलोवाट घंटा जो है वो, है ना, ये ऊर्जा की इकाई है, किलोवाट घंटा। बोरोमीटर से मापा जाता है तो बोरोमीटर से तापमान को मापा जाता है, बोरोमीटर से। अब हम लोग देखते हैं सदिश राशि और अदिश राशि। अदिश राशि हो गया फिर स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशि हो गया फिर वेक्टर क्वांटिटी। वैसी राशियां जिसमें केवल परिमाण होती है, दिशा नहीं, वह अदिश राशि कहलाती है, मतलब स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। अगला है प्रमुख अदिश राशियां, प्रमुख वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी कौन है, तो द्रव्यमान, चाल, आयतन, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, समय, दाब, ताप, आवृत्ति, विद्युत धारा, घनत्व, दूरी, ये सब क्या है वो स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि है। ध्यान रखें, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में 1 से 2 रहता है, लेकिन वहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर पाते हैं कंफ्यूजन में। वैसी भौतिकी राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है वह सदिश राशि कहलाती है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। कुछ वेक्टर क्वांटिटी के आप एग्जांपल देख लेंगे तो वेग, संवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग और भार, ये सभी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशियां हैं। अब हम लोग देखते हैं चाल, वेग, विस्थापन एवं त्वरण से रिलेटेड कुछ पॉइंट। एक निश्चित दिशा में दो वस्तुओं के बीच की लंबवत दूरी कहलाती है तो वो विस्थापन कहलाती है, एक निश्चित दिशा में दो वस्तुओं की बीच की दूरी को। ठीक है, अगला देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाती है तो वो चाल कहलाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाता है तो वो वेग कहलाता है। चाल तथा वेग का मात्रक होता है तो मीटर पर सेकेंड है वो चाल तथा वेग का मात्रक होता है। वेग तथा चाल की विमा होती है तो वेग तथा चाल की विमा LT-1 होती है। ठीक है, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कहलाता है तो फिर वो कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक है तो रेडियन पर सेकेंड, जो फिर वो कोणीय वेग का मात्रक है। कोणीय वेग की विमा होती है तो MLT-1 जो है कोणीय वेग की विमा होती है। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर कहलाता है तो फिर त्वरण, त्वरण जो है वो वेग परिवर्तन की दर कहलाता है। त्वरण का SI मात्रक होता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है त्वरण का SI मात्रक कहलाता है। त्वरण की विमा होती है तो LT-2 जो है वो त्वरण की विमा होती है। ऋणात्मक त्वरण कहलाता है, फिर वो मंदक जो है वो ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं बल आवेग एवं बल आघूर्ण से रिलेटेड कुछ पॉइंट। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का कहते हैं तो वो आवेग कहते हैं। आवेग का मात्रक होता है तो न्यूटन सेकेंड, जो है वो आवेग का मात्रक होता है। अगला देखते हैं, बल एक प्रकार का है दाब या खिंचाव, है ना, या तो दाबे या खींचे जो क्या, तो वो बल है एक प्रकार का। बल का SI मात्रक होता है तो न्यूटन जो है वो बल का SI मात्रक होता है। बल का CGS मात्रक है तो फिर 9, वेरी इंपॉर्टेंट, 9 जो है फिर वो बल का CGS मात्रक है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, बल की विमा होती है तो MLT-2 जो है वो बल की विमा होती है। ठीक है, बल गुणनफल है तो फिर मात्रा और त्वरण का जो है वह बल गुणनफल है। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाले बल कहलाते हैं तो वो अभिकेंद्रीय बल कहलाते हैं। ठीक है, वृत्तीय मार्ग पर, है ना, केंद्र पर पड़ने वाले बल को जो है वो अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, जैसे दूध से मक्खन बनना, है ना, ये सब समझ सकते हैं। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण है तो फिर पृथ्वी की
चरित्र कृत्रिम उपग्रह की गति जो है वो अभिकेंद्र बल के उदाहरण है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा होती है तो केंद्र की ओर होती है अभिकेंद्रीय बल की दिशा। वित्तीय मार्ग पर केंद्र से बाहर लगने वाले बल कहलाते हैं। तो वित्तीय मार्ग सर केंद्र से बाहर है ना, अभी केंद्र से बाहर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और केंद्र के अंदर है ना, केंद्र के अंदर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और बाहर जो है अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है तो वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल से रिलेटेड हम लोग पीछे वाला वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, सर्कस में मौत का कुआं का खेल उदाहरण है तो फिर वो अपकेंद्रीय बल का, और दूर से मक्खन निकालना भी अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, है ना। वित्तीय मार्ग पर केंद्र से बाहर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और वित्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है ना, अब दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे जो कि हम लोग पीछे डिस्कस किए थे। बल द्वारा किसी वस्तु को एक अक्ष में परितः घुमाने की क्रिया कहलाती है तो वो बल आघूर्ण कहलाती है। बल आघूर्ण है तो एक सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बल आघूर्ण का मात्रक होता है तो न्यूटन मीटर जो वो बल आघूर्ण का मात्रक होता है। बल आघूर्ण की विमा होती है mL²T-2। ठीक है, अगला देखते हैं, जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है तो वो बल आघूर्ण जिसे टॉर्क कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स सरल मशीन। सरल मशीन से रिलेटेड कुछ पॉइंट। सरल मशीन होता है तो एक युक्ति जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर कोई कार्य किया जाता है वो सरल मशीन होता है। सरल मशीन का कार्य क्या होता है, वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है सरल मशीन। सरल मशीन के उदाहरण है तो उत्तोलक और घिरनी जो है वो सरल मशीन का उदाहरण है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं, श्रेणी के उत्तोलक देखिए, कैंची, पिलास, है ना फ्रेंड्स, हैंडपंप, झूला, कील उखाड़ने वाली मशीन, ये सब जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हो गए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक देख लेते हैं तो सरोता, ओपनर, ठीक फ्रेंड्स, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये सब जो है वो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। अब देखते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, है ना, स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल तथा बेलचा, ये जो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हो गए। ठीक है, आप फ्रेंड ध्यान रखेंगे इसको। उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा भार को उठाने में लगाए गए आयास बल के अनुपात को कहते हैं तो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं प्रक्षेप्त गति का कुछ पॉइंट। जब किसी पिंड को क्षैतिज गति से कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है तो पिंड का यह गति कहलाता है तो प्रक्षेप्त गति कहलाता है। प्रक्षेप्त गति के उदाहरण है तो फिर वो धनुष से छोटा बांध, तोप से छोटा गोला, ये जो है वो प्रक्षेप्त गति के उदाहरण है। प्रक्षेप्त का पथ होता है तो वो पर वलयाकार जो है प्रक्षेप्त का पथ होता है। प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फैलाने के लिए प्रक्षेप्त किया जाना चाहिए तो फिर वो 45 डिग्री कोण से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रक्षेप की ऊंचाई अधिकतम होगी जब प्रक्षेप का कोण जो है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं घर्षण एवं घर्षण बल से रिलेटेड कुछ पॉइंट। वह बल जो वस्तु के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है बल कहलाता है तो वो घर्षण बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनों में घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो स्नेहक ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए। किसी सरकती वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल कहलाते हैं तो वो सर्पी घर्षण बल कहलाते हैं। ठीक है, अगला है, किसी लुढ़कती हुई वस्तु और सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल कहलाता है तो वो लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, अगला है, किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने पर जो घर्षण बल गति का विरोध करती है उसे कहते हैं तो स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, किसी घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है तो स्थैतिक घर्षण बल पे किसी घर्षण का मान जो है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, लोटनिक घर्षण का मान होता है तो लोटनिक घर्षण का मान जो है वो सबसे कम होता है। अंतरिक्ष से गिरती हुई पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठता है तो वायु के घर्षण के कारण जो है वो जल उठता है। ठीक है, अगला है, ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है तो फिर वो घर्षण के कारण जो है ब्लैक बोर्ड और कागज पर लिखना संभव है। ठीक है, वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, न्यूटन के गति नियम एवं जड़त्व से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं ये सब। अगला देखते हैं तो प्रिंसिपिया पुस्तक को किसने लिखा, तो प्रिंसिपिया पुस्तक को जो न्यूटन ने लिखा है। गति के नियम के प्रतिपादक हैं तो न्यूटन जो है वो गति के नियम के प्रतिपादक है। ठीक है, न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई गतिशील या स्थिर वस्तु अपनी गति या स्थिर अवस्था में जब तक बनाए रहती है तब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जो है वो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। कोई वस्तु जो है वो विराम अवस्था में रहना चाहता है, जब तक कोई बाह्य बल उसे गतिशील न बना दे, वो क्या, तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है तो गैलीलियो या जड़त्व का नियम कहलाता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। देखिए, जड़त्व के नियम की खोज है वो गैलीलियो ने जड़त्व के नियम की खोज की है। अगला देखते हैं, बस के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर गिरना तो फिर वो विराम के
जड़त्व के कारण ऐसा होता है। ठीक है, फोर्स इक्वल टू mc²। ठीक है, ये होता है। बस के अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर झुक जाना वो गति के जड़त्व के कारण होता है। न्यूटन की सेकेंड लॉ है ये। ठीक है, डंडे से प्रहार करने पर चोट की धूल कोट की धूल झड़ जाती है तो विराम के जड़त्व के कारण। ठीक है, वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई है तो द्रव्यमान जो है वो वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई है। ठीक है, अगला देखते हैं। बल की परिभाषा प्राप्त होती है तो वो प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। ठीक है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगला है बल का व्यंजक प्राप्त होता है तो फिर न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के उनके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है वो प्रतिक्रिया, एक्शन बाय अपोजिट रिएक्शन समझ सकते हैं। ठीक है, गति का प्रथम समीकरण है तो फिर वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी जो है वो गति का प्रथम समीकरण है। गति का द्वितीय समीकरण है s इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये गति के द्वितीय समीकरण है। ठीक है, अगला खंड, गति का द्वितीय समीकरण के संबंध प्रदान करता है तो वो वस्तु की स्थिति समय के बीच। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं संवेग एवं भार से रिलेटेड कुछ पॉइंट। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल कहलाता है तो वो संवेग कहलाता है। संवेग का मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो संवेग का मात्रक है। संवेग का विमा होती है तो mlt-1 जो संवेग की विमा होती है। अगला देखते हैं, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग जो है अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अगला देखते हैं, रॉकेट का गति ऊर्ध्वाकार प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होता है तो वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। क्रायोजेनिक इंजन प्रस्तुत होता है तो रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन प्रस्तुत होता है। ठीक है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। ठीक है, पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर खींचती है कहलाती है तो वो भार कहलाती है। ठीक है, भार का मात्रक होता है तो वो न्यूटन जो है वो भार का मात्रक होता है। 1 किलोग्राम बराबर होता है तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है 1 किलोग्राम। वस्तु का भार कम होता है तो विषुवत रेखा पर जो किसी वस्तु का भार कम होता है। वस्तु का भार सर्वाधिक होता है तो ध्रुवों पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। ये पृथ्वी अपने को 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं तो किसी वस्तु का भार सबसे कम जब वो विषुवत रेखा पे होता है और ध्रुव पे जो है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अगला देखते हैं, वस्तु का भार शून्य होता है तो वो केंद्र पर जो वस्तु का भार शून्य होता है। ठीक है, चंद्रमा पर पृथ्वी का केंद्र वही विषुवत रेखा समझे फ्रेंड। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भाग भाग का होता है तो वो 1/6 गुना होता है। ये क्वेश्चन हम लोग पिछले स्टेप पे देखे थे। देखिए फ्रेंड, अर्थ है और 1/6 वेट होगा, है ना, मून के। किसी वस्तु का भार अर्थ में मानिए 60 है तो 1/6 होता है उसका मून पे, तो फिर कितना तो 10 kg हो जाएगा मून पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे पॉइंट। अगला देखते हैं, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, देख लीजिए। ठीक है, तो चंद्रमा पे उसका भार होगा तो 1/6 होता है तो 1/6 कर दीजिएगा तो क्या होगा तो 100 न्यूटन हो जाएगा, है ना। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार होता है तो क्या होता है तो शून्य होता है। पानी पर तैरती हुई किसी वस्तु का आभासी भार। ठीक है, अगला देखते हैं, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से होता है तो चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान से 1/81 भाग होता है। ठीक है, कार्य एवं ऊर्जा तो से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करना जो वो कहलाता है तो वो कार्य कहलाता है। कार्य बराबर होता है तो वो बल इंटू विस्थापन का बराबर होता है कार्य। ठीक है, कार्य में होता है तो केवल परिमाण दिशा नहीं होता है कार्य में, तो फिर कार्य क्या हो गया तो कार्य एक स्केलर क्वांटिटी हो गया ना, अदिश राशि हो गया। कार्य होता है तो फिर कार्य होता है एक अदिश राशि, मतलब स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक होता है तो कार्य का एसआई मात्रक जो है वो जूल होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक है तो फिर अर्ग अर्ग जो है वो कार्य का सीजीएस मात्रक है। और हम लोग पिछले सेट प्रैक्टिस में हम लोग डिस्कस किए थे बल का सीजीएस मात्रक, तो बल का सीजीएस मात्रक जो है वो डाइन होता है और कार्य का सीजीएस मात्रक जो है वो अर्ग होता है। ठीक है, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग जो है वो 1 जूल के बराबर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। ठीक है, अगला है, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य हो तो। ठीक है, कार्य हुआ माना जाता है जब बल लगने पर वस्तु जो है विस्थापित होती है। अगर नहीं होती है तो कार्य करने के बावजूद भी अगर विस्थापन नहीं होता है तो क्या होता है वो कार्य शून्य हो जाता है ना। अगला है फ्रेंड्स, देखिए, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है तो वो शून्य होता है। कार्य ऋणात्मक माना जाता है जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है तो कार्य जो है वो
ऋणात्मक माना जाता है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है, तो कार्य करने की क्षमता जो है ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है, तो जूल जो है ऊर्जा का एसआई मात्रक है। 1 ग्राम वसा में उत्पन्न ऊर्जा 9 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा जो है वो 9 किलो कैलोरी है। ठीक फ्रेंड्स, किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता जो है स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, खींची हुई धनुष की तार, खींचे गए रबर बैंड तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तनी हुई स्प्रिंग में होती है तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो तनी हुई स्प्रिंग में होती है। ठीक है, बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा होती है तो वो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, किसी ऊंचाई पर रखे गए पिंड की में होती है तो वो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है तो वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा बराबर होती है तो 1/2 mv² के बराबर होती है गतिज ऊर्जा। ठीक है, बहते जल में धनुष से छोड़े गए तीर में संग्रहित ऊर्जा होती है तो वो गतिज ऊर्जा होती है। डिफरेंस अगला देखते हैं, बहती हुई हवा में होती है तो वो गतिज ऊर्जा जो है वो बहती हुई हवा में होती है। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होती है तो गतिज एवं स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी तो फिर वो 4 गुनी हो जाएगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी फिर वो दुगुना हो जाएगी। ठीक है, संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी फिर वो 4 गुना हो जाएगी। संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जाओं का योग कहलाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। ठीक फ्रेंड्स, लेंज का नियम परिमाण है, लेंज का नियम परिमाण जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम का है। ठीक है, अब हम लोग शक्ति से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। पावर है ना, कार्य करने की दर कहलाती है, तो कार्य करने की दर जो है वो शक्ति कहलाती है। शक्ति का एसआई मात्रक होता है तो वाट। ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी को पावर होगा तो उसको पता लगा देगा, मार मार के वाट लगा देगा ना। तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। 1 वाट बराबर होता है, तो 1 जूल/सेकेंड जो है वो 1 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल जो है वो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। विद्युत ऊर्जा यांत्रिकों की क्षमता प्रदर्शित की जाती है, तो फिर मेगावाट में विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता प्रदर्शित की जाती है तो मेगावाट में की जाती है। ठीक है, 1 मेगावाट बराबर होता है 1000 किलोवाट जो है 1 मेगावाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर होती है तो 746 वाट जो है 1 हॉर्स पावर कर सकते हैं, इसको 746 वाट होता है। साधारण मनुष्य की शक्ति होती है, तो साधारण मनुष्य की शक्ति जो है 0.05 से 0.1 अश्व शक्ति एक साधारण मनुष्य की होती है। देख लीजिए हॉर्स पावर कितना हो गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, गुरुत्वाकर्षण व गुरुत्वीय तरंग से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। बल जिससे पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है कहलाती है तो वो गुरुत्व बल कहलाती है। दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है ना। अगला देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है कहलाता है तो वो त्वरित त्वरण कहलाता है। ठीक है, गुरुत्वीय तरंग जी का मान होता है तो 9.8 मीटर/सेकेंड जो है गुरुत्वीय तरंग जी का मान होता है। गुरुत्वीय तरंग का मात्रक होता है तो मीटर/सेकेंड² जो गुरुत्वीय तरंग का मात्रक होता है। ठीक है, अगला है, जी का मान सबसे अधिक होता है, तो फिर जी का मान सबसे अधिक जो वो ध्रुव पर होता है। देखिए फ्रेंड, पृथ्वी हो गया, ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो जी का मान सबसे कम फ्रेंड विषुवत रेखा पे होता है। ठीक है, और ध्रुवों पर जो है वो सर्वाधिक होता है और केंद्र पर जी का मान 0 होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड, हम लोग पिछले सेट में ये डिस्कस कर चुके हैं। जी का मान कम होता है तो विषुवत रेखा पे जी का मान कम होता है। जी का मान 0 होता है तो पृथ्वी के केंद्र पर जो है वो जी का मान 0 होता है। ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का होता है तो वो 1/6 होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। अगर पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण 60 है तो इसका 1/6 भाग जो होगा वो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण होगा। फ्रेंड्स, ऐसे भी समझ सकते हैं। गुरुत्वीय तरंग जी निर्भर नहीं करता है, तो गुरुत्वीय तरंग जी जो है वो द्रव्यमान और आकार पर निर्भर नहीं करता है। फ्रेंड्स, पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय तरंग जी का मान जो है वो घटता जाता है ना। अगला देखते हैं, जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय तरंग जी का मान जो है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक होगा। ठीक है, गुरुत्व आकर्षण का सिद्धांत दिया तो फिर न्यूटन जो है वो गुरुत्व आकर्षण का सिद्धांत दिया। गुरुत्व आकर्षण के सभी सावित्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो न्यूटन ने किया था। अगला है फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी है तो फिर वो अदिश राशि
सॉरी स्केलर क्वांटिटी। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अगला देखते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तुओं का गुरुत्वीय त्वरण होता है तो फिर वो समान होता है। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, देखिए लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा प्रतीत होता है जब लिफ्ट जो है वो नीचे की ओर आती है। ठीक है, नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कितना हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा, है ना, जीरो। जब पिंड एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है तो इस दिशा में भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। ठीक है, शून्य गुरुत्वाकर्षण कहलाता है तो फिर वो भारहीनता कहलाता है। ठीक है, मुख्य मुक्त स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का भार होता है फिर वो शून्य होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार जो है अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, हवा में लोहा और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिरने पर लोहे की गेंद पहले गिरेगी, लकड़ी की बाद में। ठीक है, देखिए हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी। ठीक है, अब देखते हैं कृत्रिम उपग्रह एवं पलायन वेग से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाली आकाशीय पिंड कहलाती है तो उपग्रह कहलाती है। देख ये सन है, सन का परिक्रमा करता है कौन, तो पृथ्वी। पृथ्वी का परिक्रमा करता है चंद्रमा, तो फिर वो सन का परिक्रमा कर रहा है, ग्रह सन का जो परिक्रमा कर रहा है उसे ग्रह कहते हैं, ग्रह का जो परिक्रमा कर रहा होता है उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे फिर चांद है, मून। ठीक है, और वहार मिहिर जो है वो ऐसे पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और चांद जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, ऐसा कहने वाले है ना पहले थे वहार मिहिर। उसके बाद 15वीं शताब्दी के आसपास जो है वो कोपरनिकस ने ऐसा कहा, लेकिन कोपरनिकस से पहले ही लगभग 1000 शताब्दी पहले ही वहार मिहिर ने इस पे प्रकाश डाल चुका था। ठीक है, अगला देखते हैं। ग्रहों की गति संबंधित नियम का प्रतिपादन किया था, फिर वो केपलर ने किया था। भू-स्थितिक उपग्रह स्थित होते हैं तो पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो भू-स्थितिक उपग्रह स्थिति उत्पन्न होती है। भू-स्थितिक उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो वो पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, भू-स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल जो है 24 घंटा है। ठीक है, 24 घंटा। ठीक है, संचार उपग्रह प्राय स्थापित किए जाते हैं तो भू स्तरीय कक्षाओं में जो है संचार उपग्रह प्राय स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु का भार जो है शून्य होता है। ठीक है, उपग्रह की चाल निर्भर नहीं करती है तो उसके द्रव्यमान पे जो है उपग्रहों की चाल निर्भर नहीं करती है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होती है तो सौर ऊर्जा जो है कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होती है। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर सकता है कहलाता है तो वो पलायन वेग कहलाता है। पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंके जाने पर क्या होना है, वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है। ठीक है, पलायन वेग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए पृथ्वी के लिए पलायन वेग है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो है वो पृथ्वी के लिए पलायन वेग है। सूर्य के लिए पलायन वेग है, पृथ्वी के लिए देख लिए सूर्य के लिए पलायन वेग है तो वो 42 किलोमीटर पर सेकेंड जो वो सूर्य के लिए पलायन वेग है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड जो वो चंद्रमा के लिए पलायन वेग है। पलायन वेग कक्षीय वेग का होता है तो पलायन वेग कक्षीय वेग का होता है 2√2, है ना, गुना। ठीक है, अगला देखते हैं दाब। दाब से रिलेटेड कुछ पॉइंट लेते हैं। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल कहलाते हैं तो वो दाब कहलाता है। दाब का एसआई मात्रक होता है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है वो दाब का एसआई मात्रक है। ठीक है, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। ठीक है, एक पास्कल बराबर होता है तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक पास्कल है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। दाब की विमा होती है तो दाब का डायमेंशन तो है वो ml-1 t-2 होता है। दाब निर्भर करता है तो दाब जो वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल कम होने पर दाब क्या होता है, तो अधिक होता है क्षेत्रफल कम होने पर। ठीक है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। ठीक है, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब जो है अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो वो घटता है। फ्रेंड्स, द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर वो बढ़ता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है वो स्थिर रहेगा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब से रिलेटेड कुछ पॉइंट लेते हैं। वायुमंडलीय दाब है पारे के 760 mm ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाले दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, समुद्र पर औसत वायु दाब 76 सेंटीमीटर या 770 मिलीमीटर। समुद्र पर वायुमंडलीय दाब।
ठीक है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है तो वायुमंडलीय दाब जो है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई है तो बार, बार जो है वो वायुमंडलीय दाब की इकाई है। एक बार बराबर होता है तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो एक बार के बराबर होता है। ठीक है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो है वो क्या होता है तो कम होता जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है इससे। ठीक है। साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब जो होता है वो हमारे क्लाइमेट, हमारे वायुमंडलीय के दाब से अधिक होता है उसमें। ठीक है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से सिहाई रिसने लगती है क्योंकि ऊपर जो है वायु दाब कम होता है। ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है क्योंकि ऊपर जो है वो पहाड़ तो ऊंचाई पर होगा ना, ऊंचाई पर वायुदाब कम होता है। ठीक है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिरना संकेत देता है, आंधी तूफान आने की संकेत देता है। ठीक है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे गिरना संकेत देता है तो वर्षा होने का संकेत देता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना संकेत देता है तो मौसम साफ रहने का संकेत होता है। ठीक है। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है, तो फिर वायु में जल की उपस्थिति जो है वो आर्द्रता कहलाती है। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, फिर वो हैग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता जो है वो बढ़ती है, ताप बढ़ने पर। ठीक है। अगला देखते हैं, उत्प्लावन बल एवं उत्प्लावकता से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे कहते हैं तो उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है। जब कोई वस्तु द्रव में अशांत या पूर्णतः डुबाई जाती है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है, तो उत्प्लावन बल के कारण। ठीक है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग या उत्प्लावकता या प्लवन का सिद्धांत दिया तो आर्किमिडीज ने। ठीक है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग या उत्प्लावकता या प्लवन का सिद्धांत दिया तो आर्किमिडीज ने। ठीक है। अगला देखते हैं फ्रेंड, देखिए, प्लवन के नियम के अनुसार संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव जो है वो विस्थापित करता है। ठीक है। उत्प्लावन बल निर्भर करता है फिर वो द्रव के घनत्व तथा द्रव में डूबी वस्तु के आयतन पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है। यदि पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वह पिंड उस द्रव में फिर वो डूब जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देते हैं घनत्व से रिलेटेड कुछ पॉइंट। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान जो है वो घनत्व कहलाता है। घनत्व बराबर होता है तो द्रव्यमान या आयतन के बराबर होता है घनत्व। घनत्व का एसआई मात्रक है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो घनत्व का एसआई मात्रक है। ठीक है। घनत्व की विमा होती है तो ml-3 जो है वो घनत्व की विमा होती है। अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है तो वो हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। ठीक है। दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से जो है वो दूध की शुद्धता मापी जाती है। ठीक है। हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर जो है प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। जल में अशुद्धियां या लवण मिलाने पर जल का घनत्व जो है वो बढ़ता है। समुद्री जल में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व जो है वो अधिक होता है। ठीक है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है तो फिर वो क्रमशः 3.52 और 2.414। ठीक है। हीरा का जो है वो अपेक्षिक घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन, अगला, जब बर्फ शुद्ध जल में तैरती है तो उसका कितना भाग पानी के अंदर रहता है तो 1/10 भाग जो है वो पानी के अंदर होता है बर्फ का। अगला देखते हैं, पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरे पिघल जाने पे पानी का तल जो है वो क्या होगा तो अपरिवर्तित होगा, है ना। ये गिलास है, पानी का, पानी यहाँ तक भरा हुआ है और बर्फ है, तो बर्फ जो है वो पिघलेगा तो पानी गिलास में से नहीं गिरा क्योंकि उतना ही आयतन ये कवर किया हुआ रहता है। ठीक है, यही क्वेश्चन करना है। नमक के घोल में अंडा तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व जो है वो अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नमक के घोल में अंडा जो है वो तैरता है। तो नमक का घोल का घनत्व जो है अधिक होता है अंडा के घनत्व से। ठीक फ्रेंड्स, ये समझ सकते हैं, इसलिए अंडा तैरता है। जिसका ज्यादा घनत्व होगा, सॉरी, जो कम घनत्व वाला होगा वो तैरेगा ऑलवेज। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है वो बढ़ता है। अगर दूध से क्रीम को निकाल दिया जाए तो घनत्व बढ़ता है। ठीक है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। जल का घनत्व ध्यान रखेंगे, जल का घनत्व अधिकतम जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे और आयतन जो है वो न्यूनतम वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है तो फिर वो घनत्व अपरिवर्तित रहता है। किसी वस्तु मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है तो वो घनत्व अपरिवर्तित रहता है। लोहे का, ठीक है, लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है क्योंकि लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारे से कम होता है किंतु पानी से अधिक होता है, इसलिए फिर लोहे का एक गोला जो है पारे पर तैरता है क्योंकि पारे का घनत्व अधिक है।
इसलिए पानी में डूब जाता है, क्योंकि पानी से अधिक है लोहे का घनत्व। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बादल वायुमंडल में तैरता है क्योंकि वायु की तुलना में बादल का घनत्व जो है वो कम है, इसलिए फिर वो बादल जो है वायुमंडल में तैरते रहता है। पिघलने पर बर्फ का आयतन जो है वो घटता है, पिघलने पर बर्फ का आयतन ठीक है, और जमने पर पानी का घनत्व जो है वो घटता है। ठीक है, अगला देखते हैं, जमने पर पानी का आयतन जो है वो बढ़ता है। ठीक है, ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है क्योंकि जमने पर पानी का आयतन जो है वो बढ़ता है। हवा का वाष्प घनत्व होता है तो वो 14.4 जो है वो हवा का वाष्प घनत्व होता है। ठीक है, अब देखते हैं पृष्ठ तनाव से रिलेटेड कुछ पॉइंट। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रकृति को कहते हैं, जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव का कारण है तो अणुओं के बीच संसंजक बल जो है वो पृष्ठ तनाव का कारण है। ठीक है, द्रव बूंद का संकुचन होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति होती है तो वो पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है तो न्यूटन पर मीटर जो है वो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव की बीमा होती है तो ML-2 T-2 जो है वो पृष्ठ तनाव की बीमा होती है। द्रव का पृष्ठ तनाव निर्भर करता है तो द्रव की प्रकृति एवं तापमान पर द्रव का पृष्ठ तनाव निर्भर करता है। ठीक है, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव जो है वो घटता है। द्रव में घुलनशील अशुद्धि तथा अशुद्धियां नमक मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव जो है वो बढ़ता है। ठीक है, ये सब इतना आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखेंगे हैं। अपमार्जक साबुन या डिटर्जेंट को कहते हैं, मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब साबुन और डिटर्जेंट पानी में मिलाते हैं तो वो पानी का सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तो सरफेस टेंशन के कारण पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद जो है वो गोल होती है। ठीक है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है, तो लोहे की सुई पानी की सतह पर जिस कारण तैरती है वो पृष्ठ तनाव के कारण। अगला देखते हैं, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश की बाल आपस में चिपक जाती है तो वो सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक फ्रेंड्स, देखिए गड्ढे में भरे जल पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाता है, पृष्ठ तनाव कम होने से उनके वारला जल में डूबकर मर जाते हैं। देखें DDT का छिड़काव देते हैं, नाला वाला में जो छिड़काव करते हैं, तो छिड़काव जो क्या है ना पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन को कम करता है, जिस वजह से है कीड़ा मकोड़ा मच्छर ये सब जो वो डूब कर मर जाता है उसमें। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है, तो समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है, तो पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। ठीक है, तेल जल के पृष्ठ पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से जो है वो कम होता है। ठीक है, अगला देखते हैं ससंजक एवं असंजक बल से रिलेटेड कुछ पॉइंट। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल होता है तो वो सहसंजक बल होता है। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल होता है तो वो असंजक बल। ठीक है, द्रव में पृष्ठ तनाव होता है तो वो द्रव के अणुओं के बीच सहसंजक बल के कारण जो है वो द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, जल किसी वस्तु को भिगोता है तो वो असंजक बल के कारण जो है वो जल किसी वस्तु को भिगोता है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर कर आते हैं तो फिर वो असंजक बल के कारण। जब कोई नाव नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखते हैं केसी कल्प से रिलेटेड कुछ पॉइंट। देखिए खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है तो फिर वो केस केस नली कहलाती है। ठीक है, केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना कहलाती है तो वो केसी कल्प कहलाती है। केस नली में है ना, द्रव के ऊपर चढ़ने और नीचे दबने की घटना को। ठीक, अगला देखते हैं लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है तो फिर वो केसी कल्प के कारण जो है लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है जब वो लैंप जल रहा होता है। ठीक है, ब्लॉकिंग पेपर ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि केसी कल्प के कारण शीघ्र शीघ्र जो है वो सोख लेता है। अगला देखते हैं फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो कोशिका क्रिया पर कार्य करता है फाउंटेन पेन। ठीक है, पौधों की जड़ों से पर्ण पत्तियां की ओर जल बढ़ने का कारण है तो वो केसी कल्प है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, अब हम लोग फ्रेंड्स श्यानता से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देखेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है वह कहलाता है तो वो श्यानता कहलाता है। ठीक है, श्यानता गुण है केवल द्रवों तथा गैसों का जो है वो श्यानता गुण है। द्रवों की तुलना में गैसों की श्यानता जो है वो कम होती है। ठीक है, एक आदर्श तरल की श्यानता जो है वो शून्य होती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता जो है वो घटती है, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता जो बढ़ती है। ठीक है, श्यानता का SI मात्रक है पवाइज पवाइज जो है वो श्यानता का SI मात्रक होता है।
ठीक है। श्यानता गुणांक की बीमा है, फिर श्यानता का डायमेंशन जो है ml-1 t-1 होता है। ठीक है। किसी तरल की श्यानता का मापन किया जाता है तो फिर वो विस्कोमीटर विस्कोमीटर से फिर किसी तरल की श्यानता का मापन किया जाता है। ठीक है। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप स्थिर हो जाता है, तो वो श्यानता के कारण स्थिर हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग प्रत्यास्था प्रत्यास्था से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देखते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। जब किसी पिंड पर बाहरी बल लगाया जाता है तो उसका आकार और आवृत्ति दोनों ही बदल जाता है, तथा जैसे ही बल हटाया जाता है वो अपने उन्नत स्थिति में आने का प्रयास करती है। ठीक है। पिंड का यह गुण कहलाता है, तो फिर वो प्रत्यास्था है ना, प्रत्यास्था कहलाता है। इलास्टिसिटी है ना फ्रेंड्स, का शब्द समझ सकते हैं। एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल कहलाते हैं, तो एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल जो वो प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल का मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, जो वो प्रतिबल का मात्रक होता है। ठीक है। परिणाम स्वरूप वस्तु के आकार में परिवर्तन कहलाता है, वो विकृत है ना, विकृत स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है। प्रतिबल और प्रतिवृत्ति स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का अनुपात होता है, तो फिर वो यंग प्रत्यावर्ती गुणांक मतलब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इंग्लिश में ये हुआ। प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है, तो न्यूटन पर मीटर का या पास्कल जो है प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है। ये सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, तो क्वार्टर्ज जो है वो सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। ठीक है। हुक के नियम, फिर हुक का नियम कहता है प्रत्यास्था की सीमा में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है। हुक का नियम है प्रतिबल बाय विकृति इक्वल टू ई, इलास्टिसिटी। ठीक है। कमानीदार तुला इसके सिद्धांत पर कार्य करता है, वो कमानीदार तुला जो है वो हुक के नियम के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बर्नौली परिमेय से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए, बर्नौली परिमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहां दाब कम होता है, तो बर्नौली परिमेय के अनुसार। ठीक है। बर्नौली परिमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है, तो वो द्रव के संरक्षण के बारे में बताता है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। ठीक है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। आंधी आने पर टीन की छत या छप्पर उड़ जाता है क्योंकि ऊपर का वायुदाब जो वो नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं फ्रेंड, देखिए वायुयान के ऊपर उठने एवं फुहारा कार्य करता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर जो है वायुयान के ऊपर उठने एवं फुहारा कार्य करता है। ठीक है। सेंट स्प्रे आधारित है, तो बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है सेंट स्प्रे। ठीक है। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बुनसेन बर्नर जो है बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। द्रव के प्रवाह की दर को मापा जाता है, तो वेंचुरी मीटर से द्रव के प्रवाह की दर को मापा जाता है। द्रव चालित ब्रेक कार्य करता है, तो पास्कल के सिद्धांत पर द्रव चालित ब्रेक मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सरल आवर्त गति से रिलेटेड कुछ पॉइंट। किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को कहते हैं, तो लोग दोलन गति कहते हैं। किसी पिंड के साम्य गति इधर उधर करने की गति को दोलन गति कहते हैं। ठीक है। एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है, तो आवर्त काल मात्रक सेकेंड होता है उसका। ठीक है। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकेंड में जितना कंपन करता है उसे कहते हैं, फिर वो आवृत्ति कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आवृत्ति का मात्रक होता है, तो फिर हर्ज हर्ज जो है वो आवृत्ति का मात्रक होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर ध्वनि की आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सेकेंडरी लोलक का आवर्त काल जो है वो 2 सेकेंड का होता है। एक लोलक का आवर्त काल जो है वो एक चक्कर ऐसे 2 सेकेंड में पूरा करता है। ठीक है। आवर्त काल निर्भर नहीं करता है, फिर वो द्रव्यमान पर आवर्त काल निर्भर नहीं करता है। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है। झूले पर एक व्यक्ति झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्त काल क्या होगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है लोलक की लंबाई पर, लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। ठीक है। अभी हम देख लेते हैं हम लोग कैसे। लोलक की लंबाई बढ़ने पर लोलक की फिर ये लंबाई बढ़ जाता है, तो फिर वो आवर्तकाल भी क्या होगा उसका बढ़ जाएगा। लोलक का लंबाई जब घटेगा तो छोटा होगा तो आवर्तकाल कम होगा। कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल जो है वो घट जाता है। देखिए ये झूला झूलती हुई कोई लड़की अगर बैठी हुई है तो झूला झूलते झूलते जब वो खड़ी हो जाता है तो इसका आवर्तकाल जो इतना है वो घट जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी पेंडुलम की लंबाई दुगुनी करने पर उसका आवर्त काल जो है वो √2 गुना बढ़ जाएगा। पेंडुलम कितना लंबा होगा फिर उसका आवर्त काल उतना ही अधिक होगा। ठीक है। अगला देखते हैं फिर, जब लोलक की लंबाई 4 गुनी हो जाती है तो उसका आवर्त काल हो जाएगा, तो उसका आवर्त काल जो है वो दोनों 2 गुना हो जाएगा जब लोलक की लंबाई 4 गुना हो जाए तो। ठीक है। जब लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो
घड़ी का आवर्तनांक जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है ना, तो उसका आवर्तकाल अधिक हो जाता है, तो क्या हो गया, तो वो सुस्त हो जाती है ना, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है गर्मियों में, ठंडियों में सिकुड़ जाती है। अब देखते हैं तरंग एवं तरंग गति से रिलेटेड कुछ पॉइंट। देखिए, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य है, तो फिर वो यांत्रिक तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य है। ठीक है, जल तरंग होती है, फिर जल तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, जल तरंग, और प्रकाश तरंग को फिर वो अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ध्वनि तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखेंगे। दो उत्तरोत्तर श्रृंग, ठीक है, तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी कहलाती है। देखिए ये उत्तरोत्तर श्रृंग और ये नीचे गर्त, इस बीच की दूरी को फिर वो तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक, तो फिर मीटर या एंगस्ट्रॉम जो है वो तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब हम फिर ध्वनि ध्वनि से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है, तो फिर एकॉस्टिक है ना, एकॉस्टिक कहलाता है ध्वनि का अध्ययन। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ठोस में जो है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है, तो गैस में ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है। ध्वनि गमन नहीं कर सकता, तो फिर ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। ठीक है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के चाल का क्रम, तो फिर ठोस में ध्वनि का चाल सर्वाधिक होता है। ठीक है, ग्रेटर देन द्रव से ग्रेटर देन गैस। ठीक है, सबसे कम गैस हो गया, उसके बाद द्रव सबसे अधिक ठोस। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस ठोस में होती है, तो एल्युमिनियम में जो फिर वो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है 6120 मीटर पर सेकेंड। किस गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, और एल्युमिनियम ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखें। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, तो माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड है वो हवा में ध्वनि का वेग होता है। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकंड है वो जल में ध्वनि की चाल होती है। ठीक है, लो स्टील में ध्वनि की चाल तो 5130 मीटर पर सेकंड है वो लोहा स्टील में ध्वनि का चाल होता है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, डॉपलर प्रभाव जो वो ध्वनि से संबंधित है। ठीक है, ठीक फ्रेंड्स, डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि का स्रोत की वास्तविक आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। ठीक फ्रेंड्स, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ जाती है, फिर वो डॉपलर प्रभाव के कारण। डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है, फिर वो आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में फिर वो डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसी माध्यम में वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल का अनुपात कहलाता है, तो वो मैक संख्या कहलाता है। किसी माध्यम में वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स अगला पॉइंट क्या है। पराध्वनिक चाल मतलब सुपरसोनिक स्पीड की मैक संख्या होती है, तो एक से अधिक होती है। ठीक है, अति पराध्वनिक चाल मतलब हाइपरसोनिक स्पीड का मैक संख्या कितना होता है, तो 5 से अधिक होता है। सुपरसोनिक स्पीड में मैक की संख्या 1 से अधिक, हाइपरसोनिक स्पीड में मैक की संख्या जो 5 से अधिक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। ठीक है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कहलाता है, तो हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन जो है पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र है। ठीक है, ताप बढ़ने से ध्वनि का चाल, ताप बढ़ने से ध्वनि का चाल जो है वो बढ़ता है। ठीक है, वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है, तो 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। ठीक है, दाब का ध्वनि की चाल पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का ध्वनि की चाल पर। ठीक है, शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल जो है वो अधिक होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, ध्वनि का तारत्व जो वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। महिलाओं की आवाज पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का तारत्व जो है वो अधिक होता है। ठीक है, ध्वनि तीव्रता की इकाई है, तो फिर ध्वनि जो है वो डेसिबल डेसिबल जो है वो ध्वनि तीव्रता की इकाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि तीव्रता होती है, तो वो मतलब मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि ध्वनि तीव्रता जो है 45 डेसिबल है। ठीक है, अगला देखते हैं। साधारण बातचीत की ध्वनि तीव्रता होती है, अगर कोई आपस में साधारण रूप से बातचीत कर रहा है तो ध्वनि तीव्रता जो है वो 30 से 40 डेसिबल के बराबर होता है। जोर से बातचीत करने पर ध्वनि तीव्रता जो वो 50 से 60 डेसिबल के आसपास होता है। ठीक है, ध्वनि तीव्रता की वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है, तो फिर वो 95 डेसिबल है ना। उसके बाद प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रव्य एवं प्राश्रव्य सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो फिर वो 17 मीटर। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रतिध्वनि का कारण होता है, तो प्रतिध्वनि का कारण होता है फिर ध्वनि तरंगों का परावर्तन।
कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है तो 1/10 सेकेंड तक जब कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है। अगला देखते हैं फिर स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है स्टेथोस्कोप। जो डॉक्टर जो कान में लगा के हृदय से सुना जाता है ना, तो वही स्टेथोस्कोप। ठीक है, हृदय की धड़कन सुनते हैं तो स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन को सुनते हैं। स्टेथोस्कोप की खोज तो रेते लेनिक ने, जो कि फ्रांस के हैं, रेतेक लेने ने किया है स्टेथोस्कोप की खोज। ठीक है, अब हम लोग ध्वनि तरंगों से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। ध्वनि तरंग होती है, ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है और प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। ध्वनि तरंग तरंगे जो है गमन करती है तो वो ध्वनि तरंग जो है वो लंबवत तरंग गमन करती है। देखिए 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि वाले 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहते हैं तो वो अवश्रव कहते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले ध्वनि तरंग को वो पराश्रव कहते हैं। देखिए दिया हुआ है 20 हर्ट्ज से, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को वो श्रव तरंग कहते हैं, जिससे फिर मनुष्य सुन सकता है। और 20 हर्ट्ज से नीचे वाले ध्वनि तरंग को फिर अपश्रव और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले ध्वनि तरंग को पराश्रव तरंग कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला फ्रेंड्स 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहते हैं तो वो पराश्रव तरंग कहते हैं, और 20 हर्ट्ज से नीचे वाले ध्वनि तरंग को अपश्रव कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाले ध्वनि तरंग को श्रव तरंग कहते हैं। ठीक है, हम लोग सब तीनों पे डिस्कस कर लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सुनार तकनीक में उपयोग होता है, तो सुनार तकनीक में नौवाहनों द्वारा प्रयोग किया जाता है, इसमें पराश्रव पराश्रव तरंग का प्रयोग किया जाता है, मतलब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नौवाहन के लिए चलने के लिए दिशा बताता है। ठीक है, पराश्रव तरंग को कौन सुन सकता है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तीव्रता वाले ध्वनि तरंग को कौन सुन सकता है? तो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन, एक मछली जो है, ये सभी सुन सकता है। हमारा कान सुन सकता है तो श्रव तरंग को, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि तरंग को हमारा कान सुन सकता है। ठीक है, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंग को हमारा कान नहीं सुन सकता, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ और डॉल्फिन सुनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ध्वनि तरंग में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? तो फिर वो ध्रुवन ध्रुवन जो है ध्वनि तरंग में घटना घटित नहीं हो सकती है। अगला देखते हैं विद्युतीय चुंबकीय तरंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट। वे तरंग जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह कहलाती है तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो वो मैक्सवेल के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंग की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो अनुप्रस्थ तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग बनी होती है तो वो फोटोन की बनी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, अगला देखते हैं एक्स किरणें, गामा किरणें, अवरक्त विकिरण, परावैक्निक किरणें, दृश्य विकिरण होती है तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, अवरक्त विकिरण वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, परावैक्निक किरणें वो भी क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, और दृश्य विकिरण जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला देखते हैं एक्स किरणें की खोज की है तो डब्ल्यू सी रॉटजन जो है वो एक्स किरणें की खोज की है। ध्यान रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा क्षेत्र में तथा सीटी स्कैन में उपयोग किया जाने वाला एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है सीटी स्कैन में। ठीक है, जो कि क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, सभी हम लोग जस्ट देखें। ठीक है, उसके बाद क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किस किरणें का प्रयोग किया जाता है? तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है, और सीटी स्कैन के लिए भी एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं एक्स किरणें में तरंगदैर्घ्य मापने वाला उपकरण है तो फिर वो ब्रैग स्पेक्ट्रोमोलिपी है ना। ब्रैग स्पेक्ट्रोमोपी जो है वो एक्स किरणें में तरंगदैर्घ्य मापने वाला उपकरण है। रात्रि दृष्टि उपकरण में उपयोग किए जाने वाला तरंगे कौन है? अवरक्त किरणें, अवरक्त तरंग है वो रात्रि दृष्टि मतलब नाइट विजन है ना, उपकरण में प्रयोग किए जाने वाला तरंग है तो अवरक्त किरणें। ठीक है, अगला देखते हैं टीवी के रिमोट में प्रयुक्त होता है तो टीवी के रिमोट में फिर वो अवरक्त किरणें मतलब इंफ्रारेड तरंग प्रयोग किया जाता है टीवी के रिमोट में। अवरक्त विकिरण की खोज तो फिर वो विलियम हर्सेल जो है वो अवरक्त विकिरण की खोज की है। ठीक है, अगला देखते हैं जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने में उपयोग होता है तो जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने में उपयोग होता है परावैंगिक किरणों का प्रयोग होता है। परावैंगिक किरणें की खोज तो फिर वो जोहान रिटर ने परावैंगिक किरणों की खोज की है। अगला कहते हैं क्वेश्चन है सौर तंत्र में बाहर उत्पन्न हुई उच्च ऊर्जा विकिरण कहलाता है तो कॉस्मिक किरणें कहलाता है। कॉस्मिक किरणें होती है तो आवेशित कण होती है कॉस्मिक किरणें। ठीक है, दृश्य किरणें की खोज तो दृश्य किरणों की खोज है न्यूटन ने दृश्य किरणों की खोज की है। ठीक है, दृश्य रेडियो तरंग की खोज तो दृश्य रेडियो तरंग की खोज है मार्कोनी जो दृश्य रेडियो तरंग की खोज की है। दृश्य रेडियो तरंगी जो है वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से परावर्तित होती है। ठीक है, प्रकाश तरंग तथा रेडियो तरंगे होती है तो प्रकाश तरंगे तथा रेडियो तरंग है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश तरंगे और विद्युत प्रकाश तरंगे और रेडियो तरंगे वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। सेलुलर, फोनो रेडियो और टीवी में
सूचना प्रसारण में उपयोग होता है फिर वो रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। ठीक है, सेल्यूलर फोनों और रेडियो और टीवी में सूचना प्रसारण में रेडियो तरंग का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला है रडार शत्रु के वायुयानों का पता लगाने के लिए प्रयोग करता है तो रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। ठीक है, उसके बाद है MRI मशीन में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो MRI तरंग में चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है MRI स्कैन में, ठीक है, मशीन में। हृदय के कंपन से कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो हृदय के कंपन से अपस्रव तरंगे जो फिर वो क्या होती है, उत्पन्न होती है। फिर अपस्रव प्रास्रव तरंग आप लोग जान रहे हैं, 20 हर्ज से नीचे की तरंग को फिर अपस्रव तरंग कहते हैं और 20,000 हर्ज है ना, 20,000 हर्ज के ऊपर को तरंग को फिर प्रास्रव तरंग कहते हैं और 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच की तरंग को स्रव तरंग कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, कीड़ों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग में लाया जाता है कीड़ों को घरों से दूर भगाने के लिए। ठीक है, प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंग की लंबाई का मात्रक होता है। एंगस्ट्रॉम जो है वो प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंग की है ना लंबाई का मात्रक होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है उष्मा। हम लोग उष्मा से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। उष्मा एक प्रकार की होती है, तो उष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। उष्मा का इकाई है, तो उष्मा का इकाई क्या होता है? जूल, कैलोरी व अर्घ, ये जो है फिर वो उष्मा की इकाई होती है। 1 ग्राम जल का ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को कहते हैं फिर वो कैलोरी कहते हैं। कैलोरी, 1 ग्राम जल का ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को कहते हैं कैलोरी। ठीक है, अगला देते हैं, 1 कैलोरी बराबर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल या 4.2 इंटू 10⁻²जूल। ठीक है, थर्म किसका यूनिट है? तो थर्म जो है वो उष्मा का यूनिट है। थर्म उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। फिर चांदी जो है वो उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को कहते हैं फिर वो विशिष्ट उष्मा कहते हैं। विशिष्ट उष्मा का SI मात्रक होता है, तो जूल या किलोग्राम या केल्विन जो है वो विशिष्ट उष्मा का SI मात्रक होता है। अगला है, दो निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, तो उसके तापमान पर निर्भर करती है। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा होती है, तो फिर वो गुप्त उष्मा होती है। ठीक है, गुप्त उष्मा का मात्रक होता है, तो फिर वो जूल बाय कैलोरी या कैलोरी बाय ग्राम जो है वो गुप्त उष्मा का मात्रक होता है। ठीक है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से अधिक हाथ जलता है, क्योंकि भाप में जो है वो गुप्त उष्मा अधिक होती है, इस वजह से। ठीक है, अगला देखते हैं, बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा होती है, तो बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा जो है 80 कैलोरी बाय ग्राम होती है। ठीक है, जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा होती है, जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा जो है 536 कैलोरी बाय ग्राम होती है। ठीक है, आपका हम लोग का अगला टॉपिक है चालन, संवहन एवं विकिरण से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। ठोस तथा पारे में उष्मा का संचरण होता है, तो फिर वो चालन विधि के द्वारा ठोस तथा पारे में उष्मा का संचरण होता है। ठीक है, गैसों एवं द्रवों में उष्मा का संचरण होता है, तो संवहन विधि के द्वारा जो है गैसों एवं द्रवों में उष्मा का संचरण होता है। अगला है फ्रेंड्स, पृथ्वी का वायुमंडल तथा विद्युत केतली का पानी गर्म होता है, तो वो संवहन विधि के द्वारा। ठीक है, पृथ्वी तक सूर्य की उष्मा पहुंचती है, तो वो विकिरण विधि के द्वारा पृथ्वी तक सूर्य की उष्मा पहुंचती है। ठीक है, स्वच्छ रातें बादल छाई रातों की तुलना में ज्यादा ठंडी होती है, तो फिर वो विकिरण के कारण जो है वो विकिरण के कारण जो है वो स्वच्छ रातें बादल छाई रातों की तुलना में ज्यादा ठंडी रहती है। ठीक है, अच्छे उसे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम जो है किरचॉफ्स का नियम है। ठीक है, अगला देखते हैं ताप। ताप से रिलेटेड कुछ पॉइंट। ताप का SI मात्रक होता है, तो फिर केल्विन जो है ताप का SI मात्रक होता है। सूर्य की बाहरी सतह का ताप जो है वो 6000 केल्विन होता है। उच्च तापमान मापा जाता है, तो उच्च तापमान जो है वो पायरोमीटर से मापा जाता है। मानव शरीर का समान तापमान देखे जाएंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में देखेंगे फिर तो 310 केल्विन होता है मानव शरीर का समान तापमान। ठीक है, तीनों यूनिट में आप ध्यान रखेंगे। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान जो है प्रदर्शित करता है। -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान जो है वो समान होता है। ठीक है, किसी वस्तु का ताप कितना डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है, तो फिर वो -273.15 डिग्री सेल्सियस से किसी वस्तु का ताप जो है वो कम नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी, तो सभी गैस जो है वो -373.15 डिग्री सेल्सियस आयतन घेरेगी। ठीक है, अगला देखते हैं, परम शून्य ताप पर मानव होता है, तो मानव जो है -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाता है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो पारा थर्मामीटर मतलब
तापमापी कहलाता है। पारा थर्मामीटर का आविष्कार तो फिर वो फेरेनहाइट ने जो पारा थर्मामीटर का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अति ठंडी प्रदेशों में ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो फिर वो अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है अति ठंडी प्रदेशों में ताप मापने के लिए। ठीक है, अब हम लोग का पॉइंट है फ्रेंड गलनांक, हिमांक एवं क्वथनांक से रिलेटेड कुछ पॉइंट। इसके बाद हम लोग थोड़ी डिस्कस करने के बाद इसी सब पॉइंट से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले बिहार एसएससी के लिए और आने वाले कई एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अल्कोहल जमता है तो अल्कोहल जो है माइनस 115 डिग्री सेल्सियस पर अल्कोहल जमता है। पारा जमता है तो पारा जो है माइनस 39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है। पारे का क्वथनांक होता है तो माइनस 357 डिग्री सेल्सियस जो है वो पारे का फ्रेंड क्वथनांक होता है। ठीक है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदल जाता है कहलाता है तो वो गलनांक कहलाता है, जब ठोस द्रव में बदल जाता है। वह ताप जिस पर द्रव ठोस में बदल जाता है तो द्रव जो है ठोस में बदल जाता है उसे हिमांक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है वह ताप जिस पर द्रव वाष्प या गैस में बदल जाता है कहलाता है तो वो क्वथनांक कहलाता है। गलनांक और हिमांक होता है फिर वो क्या होता है ना, बराबर होता है। सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगला देखते हैं फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्धता जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन पैमाने पर शुद्ध जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है तो 273 केल्विन तथा 373 केल्विन होता है। ठीक है, अगला है नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक जो है वो क्या होता है ना, घट जाता है। ठीक है, दाब बढ़ाने पर अश दाब बढ़ाने एवं अशुद्धियां मिलाने पर द्रव का है ना, द्रव का जो है वो क्या होता है ना, क्वथनांक बढ़ता है। क्या, तो दाब बढ़ाने एवं अशुद्धियां मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है, अगले देखते हैं पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रेंड्स, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन जो है पहले घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है, 4 डिग्री पे मैक्सिमम रहता है ना। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, दाब बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर जो है वो घटती है दाब बढ़ने पर। ठीक है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो है वो तेज होती है। ठीक है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा, तो थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है तो एक समान तापमान बनाए रखना जो है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु संरक्षित तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है। ठीक है, अगला देखते हैं रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में फ्योन का प्रयोग किया जाता है। दो विभिन्न धातुओं द्वारा बनाया गया सेंसर है तो वो थर्मोकंपन ताप युग्म जो है वो दो विभिन्न धातुओं द्वारा बनाया गया सेंसर है। थर्मोकपल थर्मोकपल प्रयोग होता है तो वो तापमान मापने में थर्मोकपल प्रयोग होता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया कहलाती है। ऊर्ध्वपातन जो है वो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया कहलाती है। वायु में जलवाष्प की मात्रा है तो वायु में जलवाष्प की मात्रा जो है वो आर्द्रता है। ठीक है, अगला देखते हैं फिर अपेक्षिक आर्द्रता मापक यंत्र है तो हाइग्रोमीटर जो है वो अपेक्षिक आर्द्रता मापक यंत्र है। आर्द्रता अधिक होती है तो बरसात के समय में आर्द्रता अधिक होती है। ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता जो है वो बढ़ती है ताप बढ़ने पे। ठीक है, मोटर गाड़ी के टायर का ट्यूब फटने पर हवा का ठंडा होना तो रुद्रोष्म पराक्रम है। ठीक है, साइकिल में हवा भरते समय पंप गर्म हो जाता है फिर वो रुद्रोष्ण परिवर्तन के कारण पंप जो है वो गर्म हो जाता है। अब अगला टॉपिक है फिर प्रकाश एवं प्रकाश तरंग से रिलेटेड कुछ हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। वह ऊर्जा जिसके प्रभाव से हम वस्तुओं को देख पाते हैं कहलाता है तो वो प्रकाश कहलाता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं तो वो फोटोन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की व्याख्या की थी तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की व्याख्या की थी। ठीक है, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था तो फिर वो डेनमार्क के रोमर ने 1676 ईस्वी में है ना प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो निर्वात में जो है वो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है वो कांच में निर्वात की चाल होती है। देखिए फ्रेंड, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति जो है वो समान होती है। बिजली की चमक के काफी समय बाद
काफी समय बाद बादलों का गर्जन सुनाई देता है क्योंकि प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल से फ्रेंड्स अधिक होती है। अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन क्या था? आइंस्टीन ने है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन क्या था? प्रकाश तरंगे होती हैं, फिर प्रकाश तरंगे जो वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं प्रकाश तरंगे, और ध्वनि तरंगे जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रकाश का रंग निश्चित होता है, फिर तरंग दैर्घ्य से जो है वो प्रकाश का रंग जो है वो निश्चित होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है तो फिर 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परास होती है तो वो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो वो सर्वाधिक होता है ना। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो है वो न्यूनतम होता है। ठीक है, वही आवृत्ति जो है वो सर्वाधिक बैंगनी रंग में होती है और आवृत्ति जो सबसे कम है वो लाल रंग में होती है। ये आप ध्यान रखें फ्रेंड, काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी रंगों को अवशोषित करता है, फिर काले रंग की वस्तु जो है वो सभी रंगों को मतलब अवशोषित करती है। इसका एग्जाम्पल आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। सभी कलर जितने कलर है सातों कलर को मिला देंगे तो देखिएगा ब्लैक कलर का निर्माण हो जाता है। वही सभी रंगों को अवशोषित करने पर काला रंग की वस्तु काला रंग जो है अवशोषित कर लेता है। प्रकाश की तरंग गति सिद्धांत को प्रस्तुत किया तो फिर वो 1678 ईस्वी में हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक लाने में लगता समय है तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी में आने में लगना समय। चंद्रमा का रोशनी जो फिर पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में आता है। वही अभी हम जस्ट पीछे देखें, सूर्य का प्रकाश जो वो पृथ्वी में आने में कितना 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। अगला देखते हैं, जब प्रकाश वस्तु से कांच में पहुंचता है तो उसकी चाल जो है वो घट जाती है। ठीक है, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत या सूर्य प्रकाश का 7 विभिन्न रंगों में अलग होने की प्रक्रिया जो है वो क्या तो वर्ण विक्षेपण मतलब स्पेक्ट्रम। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, प्रिज्म या कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन जो है वो क्या होता है ना, सर्वाधिक होता है। श्वेत सूर्य प्रकाश मिश्रण है तो फिर वो 7 रंगों का मिश्रण है। ठीक है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है तो फिर एक्टियोमीटर से जो फिर वो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है। कैथोड किरणें होती है तो ऋणात्मक व अदृश्य जो है वो कैथोड किरणें होती है। कैथोड किरणों की खोज है विलियम कुक ने कैथोड किरणों की खोज की है। ठीक है, कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का जो है वो 1/10 गुना होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। जब प्रकाश किरणें वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों धूल से टकराती है तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, यह घटना कहलाती है। तो फिर यह घटना जो है वो प्रकाश का परावर्तन है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। जब प्रकाश किरणें वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैलती है तो यह घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं तो प्रकीर्णन कहते हैं। अगला है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तो लाल रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, वही बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो काला दिखता है। पृथ्वी से देखने पर आकाश दिखता है तो पृथ्वी पर देखने से आकाश जो है नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। प्रकाश का चिकनी सतह से टकरा कर वापस लौटना कहलाता है तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यदि पेरिस्कोप मतलब पारदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो प्रकाश का परावर्तन पे काम करता है। सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला जो है द्युतिहीन तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, परावर्तन के नियम के अनुसार आयतन कोण एवं परावर्तन कोण जो है वो बराबर होता है। ठीक है, माध्यम में परिवर्तन से प्रकाश किरणें की पथ में परिवर्तन कहलाता है तो वो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर चली जाती है। देखिए वाटर समझ लीजिए। ठीक है, ऊपर हो जाता है विरल माध्यम, नीचे सघन माध्यम। क्वेश्चन पूरा सघन माध्यम से, ये अभी सघन माध्यम से जो फिर वो प्रकाश विरल माध्यम की ओर जाएगी तो ये अविलंब से दूर हो जाती है। ठीक है, यही जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम करती है तो अविलंब की ओर हो जाती है ना, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है फ्रेंड देखिए, जब प्रकाश की किरणें
विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, यही कथन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा होता है हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं तो प्रकाश अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जल के अंदर पड़ी वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, अगला है हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कांच की दरार तथा पानी का बुलबुला चमकता है तो प्रकाश के पूर्ण पूर्ण मतलब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। फ्रेंड्स, अगला देखते हैं साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं तो प्रकाश के वैतीकरण के कारण जो है साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर मतलब प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है वो सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, अगला अगला टॉपिक है फ्रेंड्स ना, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र नरेंद्र कंपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। इंद्रधनुष बनता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपन से जो इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में रंग होता है तो इंद्रधनुष में जो है वो 7 रंग होता है। इंद्रधनुष में बीज का रंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बीज का रंग जो है वो हरा होता है। इंद्रधनुष में बीज का रंग होता है तो वो हरा रंग होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपन अधिक होता है तो वो लाल रंग का विक्षेपन जो है इंद्रधनुष में अधिक होता है। इंद्रधनुष बनता है तो फिर सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है, या तो सुबह में या तो शाम में, दोपहर में नहीं बन सकता। ठीक है, प्राथमिक या मूल रंग किसे कहते हैं तो फिर नीला, हरा और लाल को जो है वो प्राथमिक या मूल रंग कहा जाता है। अगला है जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे कहते हैं तो पूरक वर्ण कहते हैं। रंगीन टेलीविजन में उपयोग किया जाता है तो वो प्राथमिक रंग का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक रंग कौन होता है फ्रेंड? अभी लोग जस्ट पीछे देखें तो लाल, नीला और हरा। अगला क्वेश्चन, अगला फ्रेंड टेलीविजन का आविष्कार तो फिर वो J.L. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। सपाट सतह युक्त दर्पण जिसकी एक सतह परावर्तित एवं दूसरी सतह पर कलई पॉलिश की होती है कहलाती है, वो समतल दर्पण कहलाती है। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखते हैं दर्पण में कलई के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। जिसमें मिरर है, एक तरफ से कलर रहता है ना, ढका रहता है तो सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब तो फिर समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है वो आभासी, सीधा एवं वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो अनंत होती है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? वो समतल दर्पण को माना जाता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण की ऊंचाई आवश्यक है तो वो वस्तु की आधी ऊंचाई की आधी। ठीक है, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो अनंत बनता है। जब दो दर्पण जो है वो समानांतर में खड़ा हो तो उसका प्रतिबिंब जो है वो अनंत बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। ठीक है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी मतलब काल्पनिक, सीधा और वस्तु के छोटा। ये दोनों पॉइंट आप लोग लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गाड़ियों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण तो गाड़ियों का हेडलाइट जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। वाहनों के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का साइड मिरर में। ठीक है, अगला देखते हैं सोडियम परावर्तक लेंस, सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने, दांत, आंख, नाक, कान की जांच में डॉक्टर प्रयोग करता है तो फिर वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स लेंस एवं मानव नेत्र से रिलेटेड कुछ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। देखिए, एक अथवा दो गोलीय पृष्ठों से युक्त कोई पारदर्शी माध्यम कहलाता है तो फिर वो लेंस कहलाता है। अवतल लेंस कहलाता है तो अपसारी लेंस कहलाता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस कहलाता है तो अभिसारी लेंस कहलाता है उत्तल लेंस। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक है तो फिर डायोप्टर, डायोप्टर फिर वो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है फ्रेंड्स, धूप के चश्मे की क्षमता होती है फिर वो 0 डायोप्टर होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो वो धनात्मक होती है उत्तल लेंस की क्षमता। अवतल लेंस की क्षमता जो है वो ऋणात्मक होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो फिर वो अवतल लेंस की भांति दिखता है उत्तल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मानव नेत्र कार्य करता है तो वो उत्तल लेंस की तरह जो है मानव का नेत्र कार्य करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो फिर वो वास्तविक तथा उल्टा होता है। ठीक है, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग रेटिना की तरह कार्य करता है
तो फिर वो फिल्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेत्र दान में मनुष्य दान करता है, तो फिर वो कोर्निया का दान करता है, नेत्र दान में मनुष्य। ठीक है, आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो फिर वो आयरिस नियंत्रित करता है। आंख के रंग से मतलब है, तो फिर वो आयरिस का रंग जो है वो आंख के रंग से मतलब है। ठीक है, रेटिना का शंकु एवं क्षर निर्धारण करता है क्रमशः आंख का रंग एवं प्रकाश की तीव्रता। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, तो फिर वो 25 सेंटीमीटर होती है। आंख के लिए दूर बिंदु होती है, तो आंख जो है वो अनंत तक देख सकता है ना। निकट मतलब दूर बिंदु अनंत होती है, निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को जो है वो नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, जिसे निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया भी कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है पर नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती, उसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का कारण है, तो फिर निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र लेंस की मोटाई में वृद्धि तथा फोकस दूरी में कमी, जो है वो निकट दृष्टि दोष का कारण है। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष का कारण है, तो फिर नेत्र लेंस की मोटाई में कमी तथा फोकस दूरी में वृद्धि जो है वो दूर दृष्टि दोष का कारण है। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं ना, दूर किया जाता है तो अवतल दर्पण के चश्मे का प्रयोग करके। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर करने के लिए। ठीक है, देखिए दूर दृष्टि दोष जिसे क्या कहते हैं, तो हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है फ्रेंड, दूर दृष्टि दोष होने पर प्रतिबिंब बनता है, तो फिर वो रेटिना के पीछे बन जाता है दूर दृष्टि दोष में। जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न ही नजदीक की वस्तु देख पाता है, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दृष्टि दोष को फिर क्या कहते हैं, पेश बायोपिया, है ना, प्रेस बायोपिया कहते हैं। जरा दृष्टि दोष को निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है, तो वो द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ठीक है, अब अगला फिर अबिंदुता मतलब ऑस्टिग्मेटिज्म, है ना, दोष में व्यक्ति क्या होता है, तो क्षैतिज दिशा में ठीक से देख पाता है परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख पाता है अबिंदुता के कारण। अबिंदुता दोष के निवारण के लिए किसी उपयोग में लाया जाता है, फिर वो बेलनाकार लेंस का उपयोग में लाया जाता है। वर्णधत्ता है तो एक अनुवांशिकी रोग है ना, वर्णधत्ता रोग में व्यक्ति किस रंग में विभेद नहीं कर पाता है, तो लाल तथा हरा रंग में विभेद नहीं कर पाता है। ठीक है, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए उपयोग करता है, तो आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है। ठीक है, कैमरे में लगा होता है, तो कैमरे में जो है वो उत्तल लेंस लगा होता है। सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है सूक्ष्मदर्शी में। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, तो जेड जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है, तो दो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, तो फिर नॉल और रूस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार तो हेरेस लिम्प्रेसी ने दूरबीन का आविष्कार किया है। ठीक है, दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तु को देखने के लिए। टेलीस्कोप का आविष्कार तो गैलीलियो ने किया है। ठीक है, अब हम लोग विद्युत धारा से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर कहलाता है, तो फिर वो विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा होती है तो एक अदिश राशि होती है विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, तो एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा मापी जाती है तो आमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो वो शून्य होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है वो कूलम होता है। एक कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, तो फिर वो ऊर्जा की इकाई होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, तो वाट, शक्ति समझे तो वाट, है ना, ध्यान रखेंगे। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट का। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल का। ये दोनों यूनिट ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। वोल्ट जो है वो विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है फैराडे। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स, देखिए विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति मापी जाती है, तो फिर वो गैल्वेनोमीटर से मापी जाती है। शांट होता है एक कम प्रतिरोध वाला तार। ठीक है, लघु पथन लघु पथन मतलब शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, फिर वो बढ़ जाता है। ठीक है, विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, तो फिर उदासीन तार न्यूट्रल वायर का रंग जो है वो काला होता है। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स, देखिए आविष्ट खोखले गोले में अंदर विद्युत तीव्रता होती है, तो फिर वो शून्य होती है। घरेलू विद्युत तारों का
संयोजन मूलतः किस क्रम में होता है? तो फिर वो समानांतर क्रम में होता है। ठीक है। फैराडे का नियम संबंध है तो फिर वो विद्युत अपघटन से है। ठीक है। फ्यूज तार मिश्रण है, फिर वो सीसा और टीन का मिश्रण होता है फ्यूज का तार। ठीक है। विद्युत फ्यूज का गलनांक होता है, फिर निम्न गलनांक होता है, तभी ना वोल्टेज जैसे अधिक हो जाता है विद्युत तार जो फ्यूज का तार टूट जाता है, जिससे परिपथ में है ना शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। ठीक है। विद्युत फ्यूज कार्य करता है तो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर विद्युत फ्यूज कार्य करता है। फ्रेंड्स अगला देखते हैं। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की विशेषता होती है तो उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। ठीक है। हीटर का तार बना होता है, वो नाइक्रोम का बना होता है हीटर का तार। नाइक्रोम जो है वो मिश्र धातु है तो फिर वो निकेल एवं क्रोमियम का, वेरी इंपॉर्टेंट, नाइक्रोम जो है वो मिश्र धातु है निकेल और क्रोमियम का, जो कि क्या हीटर का तार जो है वो नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो वो टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। ठीक है। विद्युत बल्ब का आविष्कार तो फिर थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन व आर्गन गैस जो है वो विद्युत बल्ब में भरी जाती है। ठीक है। जलते हुए बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? तो फ्रेंड 1500 से 20,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जब बल्ब जलता है तो उसके तंतु का ताप, फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। टंगस्टन का गलनांक तथा क्वथनांक होता है, तो टंगस्टन का गलनांक जो है वो 3422 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक जो है वो 5555 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। हेलोजन लैंप का तंतु मिश्रण होता है तो टंगस्टन एवं सोडियम का मिश्रण होता है। ठीक है। समान ट्यूब लाइट में भरा होता है तो पारे का वाष्प व आर्गन भरा होता है समान ट्यूब लाइट में। ठीक है। ट्यूब लाइट की दीवारों पर किसका लेप चढ़ा होता है? तो वो फास्फर का लेप चढ़ा होता है ट्यूब लाइट के दीवारों पे। ठीक है। ट्यूब लाइट के दोनों किनारों पर लगे होते हैं तो बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे होते हैं। ठीक है। चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित आवेश का विरोध करता है कहलाता है, तो वो प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है तो फिर ओम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ठीक है। किसी वस्तु की प्रतिरोधकता गर्म करने पे क्या होती है? तो बढ़ती है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है तो फिर ओम मीटर जो है वो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। ठीक है। विभवांतर मापा जाता है, फिर वोल्ट मीटर से जो है विभवांतर मापा जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं। फिर आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है फिर वो अनंत होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं ऊर्जा रूपांतरण से रिलेटेड कुछ पॉइंट। वह क्रिया जिसमें किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है कहलाती है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है। डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। डायनेमो परिवर्तित होता है तो डायनेमो जो है परिवर्तित करता है, सॉरी, वो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है तो डायनेमो का आर्मेचर जो है वो लोह चुंबकीय पदार्थ से बना होता है। विद्युत मोटर बदलता है तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन बदलता है तो फिर वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है माइक्रोफोन। ठीक है। विद्युत सेल मतलब बैटरी परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है तो सितार जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अगला है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है, फिर वो मोमबत्ती करता है। लाउड स्पीकर परिवर्तित करता है तो लाउड स्पीकर जो है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब हम अपन विद्युत से रिलेटेड कुछ टॉपिक देख लेते हैं। विद्युत बैटरी का आविष्कार किया तो फिर वोल्टा ने विद्युत बैटरी का आविष्कार किया। सूक्ष्म सेल कहलाता है तो फिर वो प्राथमिक सेल जो है वो सूक्ष्म सेल कहलाता है। ठीक है। सूक्ष्म सेल की क्षमता होती है तो 1.5 वोल्ट जो वो सूक्ष्म सेल की क्षमता होती है। सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है तो रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है सेल में। विद्युत सेल का कैथोड बना होता है तो वो जस्ता का बना होता है विद्युत सेल का कैथोड। ठीक है। विद्युत सेल का एनोड बना होता है तो वो कार्बन का एनोड बना होता है विद्युत सेल का, और विद्युत सेल का कैथोड बना होता है वो जस्ता का बना होता है। ठीक है। अगला है सेल के एनोड पर होता है तो फिर वो धन आवेश होता है सेल के एनोड पे। ठीक है। सेल के कैथोड पर होता है तो वो ऋण आवेश होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। संचालक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है तो सीसा जो है वो संचालक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है। ठीक है। गैलेना अयस्क है तो फिर वो सीसा। लेड का अयस्क होता है गैलेना। ठीक है। किसी लवण के जलीय विलयन को जिसमें से विद्युत धारा गुजर सकती है वह कहलाती है तो वो विद्युत अपघटय कहलाती है। ठीक है। अगला है सीसा संचालक बैटरी एवं कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है। लेक लॉस सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है तो अमोनियम क्लोराइड होता है।
ठीक है। अगला है लेक लॉन्च सेलों का प्रयोग किया जाता है तो वो विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि में किया जाता है। टेलीफोन का आविष्कार तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। ठीक है। विद्युत घंटी कार्य करती है तो फिर वो विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर विद्युत घंटी कार्य करती है। दूरबीन का आविष्कार किया तो हैस लिम्पेसी जो है वो दूरबीन का आविष्कार किए हैं। ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड दृष्टि धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड कुछ पॉइंट पे डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है। देखिए, किसी परिपथ में एक दिशा में बहने वाली धारा कहलाती है तो वो दृष्ट धारा कहलाती है। ठीक है, जिसे डीसी कहते हैं। यदि धारा का प्रभाव समानांतर रूप से आगे पीछे हो तो कहलाती है तो प्रत्यावर्ती धारा, जिसे एसी धारा कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स। अगला है, देखिए, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है फ्रेंड्स 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है। डायोड से धारा बहती है तो एक दिशा में बहती है। ठीक है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फेराडे ने किया है। ठीक है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है तो नर्म लोहे का बना होता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है तो वो किलोवाट में व्यक्त की जाती है। ठीक है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर का कार्य है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना जो वो ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। अगला है प्रत्यावर्ती धारा, मतलब एसी को दृष्ट धारा मतलब डीसी में परिवर्तित करता है तो वो रेक्टिफायर रेक्टिफायर करता है। ठीक है। इन्वर्टर का प्रयोग होता है तो फिर डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग होता है। अगला है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है तो वो विद्युत धारा। ठीक है। टेलीफोन के आविष्कारक थे तो ग्राहम बेल जो है वो टेलीफोन के आविष्कारक थे। ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए होता है तो वो प्रेरित धारा। अगला है चालक, अचालक एवं अर्धचालक से रिलेटेड कुछ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। जिन पदार्थ से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है कहलाता है तो वो चालक कहलाता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है फ्रेंड्स चांदी। ठीक है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है कहलाती है तो अचालक कहलाता है। ठीक है। विद्युत चालकता की यूनिट होती है तो ओम महो जो है वो विद्युत चालकता की यूनिट होती है। पदार्थ जिसकी चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है वो कहलाती है फ्रेंड अर्धचालक कहलाती है। प्रमुख अर्धचालक है सिलिकॉन एवं जर्मेनियम जो है वो प्रमुख अर्धचालक है। सोलर सेल में प्रयुक्त होता है वो सिलिकॉन जो है वो सोलर सेल में प्रयुक्त होता है। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं तो वो सौर सेल होते हैं प्रकाश वोल्टीय सेल। अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धियां मिलाने पर उतनी विद्युत चालकता उसकी विद्युत चालकता जो वो बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता जो है वो बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट है गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो वो घटता है। ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं तो अर्धचालक से ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक है तो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। ठीक है। अगला है ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है डब्ल्यू शॉकले ने ट्रांसजेंडर का आविष्कार किया। ठीक है। कुछ धातुओं का प्रतिरोध परम शून्य ताप के निकट पहुंचने पर लगभग शून्य हो जाता है कहलाता है तो अति चालक कहलाता है। अति चालक की प्रतिरोधकता होती है अति चालक की प्रतिरोधकता जो है शून्य होती है। अति चालक का लक्षण होता है तो उच्च पारगम्यता जो है अति चालन का लक्षण होता है। वायुमंडलीय दाब पर किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है तो 133 केल्विन होता है। ठीक है। अति चालकता की खोज किसने की थी तो केमर लिंथ ओन्स ने 1911 ईस्वी में अति चालकता की खोज की थी। ठीक है। तंदित के दौरान मतलब बिजली गरजने के दौरान भवनों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो तंदिक चालक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तंदिक के अधिक मात्रा में होती है तंद्रित में अधिक मात्रा में होती है तो वो विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है। तंद्रित चालक का आविष्कार किया था तो फिर वो बेंजामिन फैकमिन ने किया था। ठीक है। तंदिक चालक बनाए जाते हैं फिर वो तांबे के बनाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग फिर चुंबक से रिलेटेड कुछ पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। प्राकृतिक चुंबक होता है तो लोहे का ऑक्साइड होता है प्राकृतिक चुंबक। कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है तो लोहा निकेल कोबाल्ट इत्यादि से बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो नर्म लोहा का बना होता है। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो इस्पात का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, चुंबक के समान ध्रुवों में होता है तो फिर वो विकर्षण होता है। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है तो आकर्षण होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है तो दक्षिण उत्तर दिशा को इंगित करता है। चुंबक जब स्वतंत्र रूप से लटका रहे तो ठीक है। दिशा सूचन में भी उसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, है ना। देखिए, चुंबक में लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण कहलाता है तो चुंबक तो कहलाता है।
चुंबकत्व सबसे अधिक पाया जाता है तो चुंबक के सिरों के निकट, ठीक है। चुंबकत्व का अभाव होता है तो चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व का अभाव होता है। चुंबकत्व खत्म हो जाता है तो पीटने या गर्म करने से उसकी प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। चुंबकीय सुई संकेत करती है तो उत्तर दिशा को संकेत करती है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है कहलाता है तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का एस आई मात्रक है तो टेस्ला, टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र का एस आई मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का सी जी एस मात्रक है तो ग्रेस, ग्रेस जो है चुंबकीय क्षेत्र का सी जी एस मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एस आई मात्रक है तो टेस्ला या न्यूटन एम्पियर मीटर या वेबर मीटर स्क्वायर है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एस आई मात्रक है, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था तो ऑस्टेड द्वारा किया गया था। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की होती है, ठीक कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है वह उस स्थान का कहलाता है तो वो नमन कोण कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण होता है तो वो 90 डिग्री होता है। अगला है विषुवत रेखा पर नमन कोण होता है तो फिर वो 0 डिग्री होता है। चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण कहलाता है तो फिर वो दिक्पात कोण कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी के दिक्पात कोण का मान होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स की एस आई इकाई है तो फिर वेबर, वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स की एस आई इकाई है। फ्रेंड्स अब हम लोग यांत्रिकी से रिलेटेड कुछ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। तापयुक्त तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो सीबेक के प्रभाव पर काम करता है। रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो रडार जो है रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। रडार उपयोग में आता है तो फिर रडार जो है उपयोग में रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार उपयोग में आता है। रडार का आविष्कार किया था तो फिर एच टेलर एवं लियो सी योंग ने 1930 ईस्वी में रडार का आविष्कार किया था, ठीक है। रडार का पूर्ण रूप होता है तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है वो रडार का पूर्ण रूप होता है, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है, ठीक है। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है तो त्रिविमीय चित्र जो है वो होलीग्राफी द्वारा लिया जाता है, ठीक है। अगला है लेजर अथवा किसी सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणें के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनना कहलाता है तो वो होलोग्राफी कहलाता है। होलोग्राफी का आविष्कार तो फिर डेनिस गाबेर जो है वो होलोग्राफी के आविष्कारक है। अगला है लेजर का आविष्कार, टी एच मेमन ने लेजर का आविष्कार किया है। लेजर का पूर्ण है तो लेजर जो है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सेटुमुलेटेड इमल्सन ऑफ रेडिएशन जो है वो लेजर का पूर्ण रूप है। लेजर का प्रयोग होता है तो फिर वो धातुओं को काटने, हीरा तराशने, रोगी के इलाज आदि में जो है वो लेजर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेजर एक उपकरण है जो उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रवर्धन के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पादन करता है, ठीक है। अगला फ्रेंड्स मार्सर, मार्सेर MASER मेसर का पूर्ण रूप है माइक्रोवेव एप्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमल्सन ऑफ रेडिएशन जो है वो मार्सेर का पूर्ण रूप है, सॉरी मेसर का पूर्ण रूप है। मेसर की खोज की थी तो चार्ल्स एच टाउन्स ने मेसर की खोज की है, ठीक है। लेजर के प्रकाश किरणों का उत्सर्जन होता है जबकि मेसर में जो है सूक्ष्म तरंगों का, ठीक है। अगला टॉपिक पे परमाणु भौतिकी से रिलेटेड कुछ पॉइंट। प्रत्येक पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं वो परमाणु कहते हैं, ठीक है। अगला है परमाणु के नाभिक की खोज तो फिर रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की है, ठीक है। नाभिक की त्रिज्या होती है तो 10⁻⁻15 मीटर जो नाभिक की त्रिज्या होती है। परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है। परमाणु के 3 मौलिक कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अगला है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग कहलाता है तो द्रव्यमान संख्या कहलाता है, ठीक है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है तो परमाणु संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन का नामकरण किया था तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नामकरण किया था। प्रोटॉन की खोज तो फिर गोल्डस्टीन 1886 में प्रोटॉन की खोज की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज की है। न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज की है। प्रोटॉन होता है तो धन आवेशित कण होता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन होता है तो ऋणावेशित कण होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन होता है तो आवेशहीन कण होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। अगला है प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का होता है तो वो
1840 गुना। ठीक है, पॉजिट्रॉन है एक, तो धन आवेशित कण है एक पॉजिट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज तो एडरसन ने 1932 ईस्वी में पॉजिट्रॉन की खोज की है। ठीक है, न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो है तो द्रव्यमान का आवेश रहित कण जो वो न्यूट्रिनो है। न्यूट्रिनो की खोज तो पाउली ने 1930 ईस्वी में न्यूट्रॉनों की खोज की है। ठीक है, फोटोन होते हैं तो ऊर्जा के बंडल होते हैं फोटोन। परमाणु विद्युत होता है, परमाणु विद्युत जो है वो उदासीन होता है। ठीक है, अब हम लोग रेडियो सक्रिय तत्व से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। तत्व जो स्वयं विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करते हैं कहलाते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। ठीक है, पदार्थों से विघटन के फलस्वरूप निकलने वाली किरणें कहलाती है तो रेडियो सक्रिय किरणें कहलाती है। रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं तो अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, रेडियो सक्रियता की खोज तो फिर हेनरी वेकुलर ने रेडियो सक्रियता की खोज की है। रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है तो क्यूरी जो है वो रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है तो जीएम काउंटर से रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। अल्फा बीटा गामा में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है तो केवल गामा किरणें का नामकरण जो है वो रदरफोर्ड ने किया था। गामा किरणों के खोजकर्ता थे तो हेनरी बेकुलर जो है वो गामा किरणों की खोजकर्ता थे। ठीक है, वेधल क्षमता सबसे अधिक तथा तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है तो गामा किरणों की। ठीक है, कोबाल्ट 60 है लेकिन वो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। कोबाल्ट 60 जो है उत्सर्जित करता है तो गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है फ्रेंड, कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित गामा किरणें का उपयोग जो है वो कैंसर के इलाज में होता है। ठीक है, आयोडीन 131 समस्थानिक का प्रयोग होता है तो वो थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज में। ठीक है, अगला है रेडियम की खोज किसने की थी तो रॉबर्ट पियरे एवं मैडम क्यूरी ने जो है वो रेडियम की खोज की थी। ठीक है, जीव के अवदेशों की आयु का पता लगाया जाता है तो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। अगला है पृथ्वी पर उपस्थित पुरानी चट्टानों की जानकारी प्राप्त की जाती है तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा से रिलेटेड कुछ पॉइंट। भारी नाभिक का दो लगभग बराबर खंडों में विभक्त होना कहलाता है तो नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है तो फिर वो न्यूट्रॉन होता है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है तो नाभिकीय विखंडन में होती है। ठीक है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो फिर वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत, परमाणु बम में प्रयोग होने वाला तत्व है तो यूरेनियम 235 एवं प्लूटोनियम 239। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रथम परमाणु बम बनाया गया था तो रॉबर्ट ऑपर होमर द्वारा 1945 ईस्वी में प्रथम परमाणु बम बनाया गया था। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन जो है वो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। हाइड्रोजन बम आधारित है तो नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित है हाइड्रोजन बम विकसित किया था तो एडवर्ड टेलर 1952 ईस्वी में हाइड्रोजन बम विकसित किया था। नाभिकीय या परमाणु रिएक्टर होता है तो आणविक भट्ठी होता है नाभिकीय या आणविक रिएक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया था तो फिर वो एनरिको फर्मी द्वारा 1942 ईस्वी में शिकागो में बनाया गया था। प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी अप्सरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग होता है तो कैडमियम या बोरॉन की छड़ प्रयोग होता है नियंत्रक छड़ में। रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग होता है तो भारी जल D2O एवं सोडियम का प्रयोग होता है। भारत के नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है तो यूरेनियम 238 प्रयुक्त होता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है तो वो थोरियम है। ठीक है, न्यूक्लियर बम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है तो वो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है तो वो तारापुर में है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र। इसमें ही आता है अंतरिक्ष विज्ञान पर डिस्कस करेंगे। अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड पहले हम लोग थोड़ी सेक्शन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखिए अंतरिक्ष कार्यक्रम रिलेटेड कुछ टॉपिक देख सकते हैं। विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश हुआ था तो फिर 1957 ईस्वी में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ था फिर 1962 ईस्वी में। ठीक है, अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला है अंतरिक्ष में प्रथम जानवर तो फिर लाइका, यह एक जो है वो फीमेल कुतिया थी ना, फीमेल कुतिया थी, इसका नाम था लाइफा। ठीक है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति तो फ्रेंड्स मेजर यूरी गगारिन, ये सोवियत संघ के थे। 1961 ईस्वी में अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला तो फिर वेलेंतीना तेरेस्कोवा, सोवियत संघ की है ये। 1963 ईस्वी में अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, अगला देखते हैं अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति तो एलेक्सी लियोनोव, सोवियत संघ के हैं ये। 1965 ईस्वी में अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना सिवितयाका जो है अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई
फार्म तुआन पे जो अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई थे, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय, तो फिर वो स्क्वाड्रन स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो है 3 अप्रैल 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष पे गए थे, ठीक है। अगला है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला 1997 ईस्वी में गई थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला भारतीय मूल की दूसरी महिला तो फिर वो सुनीता विलियम 2006 में, प्रथम कल्पना चावला, ठीक है। अगला देखते हैं फिर अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला तो शिरीषा बांदना, है ना, शिरीषा बंदना 2011 में। कल्पना चावला की मृत्यु जो है वो 1 फरवरी 2023 ईस्वी को कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से हुआ था। अगला है फ्रेंड सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले महिला कौन है, तो फिर वो क्रिस्टीना कोच 328 दिन 2020 में प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान तो लूना 60 जो है वो प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान है। भारत का प्रथम चालक रहित यान तो लक्ष्य जो है प्रथम भारत का चालक रहित यान है, ठीक है। अगला फ्रेंड चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहित अंतरिक्ष यान है तो लूना 6। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति है तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका के हैं, वो 21 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा पे प्रथम कदम रखा था, ठीक है। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था तो अपोलो 11 जो है वो चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अगला है प्रथम अंतरिक्ष पर्यटन तो डेनिस टीटो, ये यूएसए के हैं, प्रथम अंतरिक्ष का पर्यटक है, ठीक है। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक तो अनुशेह अंसारी 2006 में ईरानी मूल की अमेरिकी नागरिक है, ठीक है। प्रथम अंतरिक्ष शटल तो कोलंबिया यूएसए जो है वो प्रथम अंतरिक्ष शटल है। अगला है मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान तो वाइकिंग 1 जो है वो मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है तो स्पुतनिक 1 जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित होने वाला प्रथम उपग्रह है, ठीक फ्रेंड्स। अगला पॉइंट टॉपिक है फ्रेंड देखिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन तो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अमेरिका, ठीक है। भारतीय दूर संवेदी संस्था कहाँ तो देहरादून में है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र है वो हैदराबाद में है, ठीक है। अगला है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता कहा जाता है तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वो त्रिवेंद्रम में है, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स देखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार स्थित है तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है तो अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। अब देखते हैं इसरो से रिलेटेड कुछ पॉइंट। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय जो बेंगलुरु में है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नासा का गठन। नासा का गठन जो 1958 में है ना वाशिंगटन डीसी में हुआ था, ठीक है। स्पेस एजेंसी नासा अमेरिका का है, जाक्सा ये जापान का है, CNSA ये चीन का है, ISA इजराइल का है और रोसकोसमोस जो रूस का है और सुपरको जो है वो पाकिस्तान का है और AEB जो है वो ब्राजील का स्पेस है ना स्पेस एजेंसी है सब, ठीक है। अगला देखते हैं भारतीय उपग्रह। भारत का प्रथम उपग्रह तो आर्यभट्ट है जो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है तो रोहिणी RS-1, ठीक है। भारत का पहला मौसम उपग्रह तो कल्पना 1 जो है वो पुराना नाम है मेटसेट, ठीक है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह तो एप्पल जो है वो भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है तो EOS-03 जो है वो पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। भारत का पहला सौर मिशन है मतलब सूर्य का मिशन आदित्य L1 है ना। अगला देखते हैं प्रक्षेपित यान से रिलेटेड कुछ पॉइंट। SLV का पूर्ण रूप होता है तो फ्रेंड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद SSLV मतलब इसी का फ्रेंड विस्तार रूप बनते गया धीरे धीरे। तो SSLV का पूर्ण होता है रूप होता है फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद आता है PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद आता है GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV, फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे सब। अगला देते हैं फ्रेंड देखिए SLV-3 है ना। SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था SLV-3, ठीक है। PSLV का अन्य नाम है वर्क हॉर्स, ठीक है ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चंद्रयान 1 के विषय में कुछ डिस्कस करते हैं। भारत का पहला मिशन चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन है चंद्रयान 1। इसका प्रक्षेपित तिथि है 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को भारत जो है चंद्रयान 1 को प्रक्षेपित किया था। किसके द्वारा तो इसरो के द्वारा। प्रक्षेपित स्थल कहाँ से छोड़ा गया तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। इसका प्रक्षेपण यान क्या था तो PSLV XL C-31 के जरिए से प्रक्षेपित किया गया था। तत्कालीन इसरो प्रमुख कौन था जब ये किया गया था तो G माधव राव थे। चंद्रयान 1 जो है वो 14 नवंबर 2008 ईस्वी को चंद्रमा के स्केल्टर क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा और पानी का पता लगाया।
ठीक है। अब हम लेते हैं चंद्रयान 2 प्रक्षेपित किया गया था 22 जुलाई 2019 ईस्वी को। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। प्रक्षेपित स्थल क्या था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण यान का नाम था GSLV MK3M1 के जरिए। ठीक है। तत्कालिक इसरो प्रमुख कौन थे जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था? तो के शिवान थे। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे, तो ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को विक्रम कहा गया तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। ठीक है। अब देखते हैं चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण जो है वो 14 जुलाई 2023 ईस्वी को किया गया, इसरो के द्वारा किया गया था। प्रक्षेपित स्थल था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था और उसका प्रक्षेपण यान था LBM3M4। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। उस समय इसरो के प्रमुख कौन थे? तो एस सोमनाथन थे। अभी भी यही है। चंद्रयान 3 के 3 मॉड्यूल थे, तो फिर प्रोपल्सन, लैंडर और रोवर, जिसे प्रज्ञान कहा गया था। इसके लैंडिंग जगह को जो है जहाँ पे लैंड किया उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा गया, और जहाँ स्पेक्स जहाँ इम्पैक्ट हुआ उसे तिरंगा पॉइंट कहा गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं मार्स ऑर्बिट मिशन मंगलयान। प्रक्षेपित तिथि, तो मंगलयान मिशन जो है वो 5 नवंबर 2013 ईस्वी को भारत किया गया था, इसरो के द्वारा किया गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था और PSLV XLC-25 के जरिए किया गया था। और उस समय इसरो के प्रमुख कौन थे? तो के राधाकृष्णन उस समय जो है वो इसरो के प्रमुख थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ये फ्रेंड आज फिजिक्स कंप्लीट हुआ। हम लोग 1 से 10 तक बायोलॉजी पे डिस्कस किए और 11 से 22 तक जो है हम लोग फिजिक्स पे डिस्कस किए। अब हम लोग केमिस्ट्री पे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, जिस तरह हम लोग बायोलॉजी का कंबाइंड थ्योरी, कंबाइंड MCQ ला लेते हैं, उसी तरह हम लोग फिजिक्स का भी कंबाइंड थ्योरी और कंबाइंड MCQ अलग अलग डाल देंगे। ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।